नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर संविधान की यात्रा में स्वागत है। संविधान की यात्रा के तहत हम संविधान के बारे में नॉलेज प्राप्त कर रहे थे। हमने संविधान की शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट किया था कि संविधान का निर्माण कैसा हुआ, संविधान में कौन-कौन सी समितियाँ थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, संविधान में विभिन्न प्रावधान कहाँ-कहाँ से लिए गए। इसी के साथ में संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितने पार्ट्स है, मतलब कितनी शेड्यूल्स है। और हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 हम पढ़ चुके हैं। हम भाग 5 पढ़ रहे थे। तो भाग 5 में हम देख रहे थे कि केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार का में 3 भाग। पहली है एग्जीक्यूटिव, दूसरी लेजिस्लेटिव और दूसरी जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 74, 75, 76, 78 पढ़ा था। और इसी के साथ में हमारा पिछली क्लास में हमारा एग्जीक्यूटिव जो पार्ट था उसका मैक्सिमम पार्ट है वो कवर हो चुका है। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। पर आगे पढ़ने से पहले हम एक बार वापस इन आर्टिकल्स में हमने या पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक रिवीजन कर लें। हमने आर्टिकल 74 में पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगी और सहायता करेगी कि देश की कार्य जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूशन से वो कैसे स्मूथली हो। आर्टिकल 75 में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो अन्य प्रावधान थे वो पढ़े। इनमें से 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला में हमने पढ़ा कि नियुक्ति कैसे होगी। नियुक्ति में पीएम की नियुक्ति करेंगे, जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। और पीएम की नियुक्ति होने के बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। इसी में हमने जो अधिकतम मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं वो भी देखा कि 15% होंगे लोकसभा के सदस्यों के। फिर हमने देखा कि दल बदल कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसका जो प्रूफ था, इसमें हमने देखा कि जो टर्म्स रहेंगे वो कितनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्यों की, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक वो उनकी ऑफिस पर बने रहेंगे। इसमें हमने जो सब आर्टिकल 75 है उसका +3 में हमने देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहे। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहने का मतलब ये है कि जब तक लोकसभा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर विश्वास है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा का जब तक विश्वास जीते हुए तभी तक वो एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगी, मंत्रिपरिषद का काम करेगी। और जिस भी दिन लोकसभा का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे विश्वास उठ गया, उसी दिन उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके बाद में हमने इसमें देखा कि इसकी ओथ कैसे होती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें सदस्य है, मंत्रिपरिषद है, उसके सदस्यों की ओथ के बारे में क्या प्रावधान है वो देखा। फिर 5 में हमने देखा कि अगर कोई सदस्य, कोई व्यक्ति जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, मतलब यानी मंत्री है, और वो किसी भी सदन का
सदस्य नहीं है, मतलब कि ना तो वो लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, यानी वो किसी भी तरह का एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उसको 6 महीने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। अगर वो 6 महीने में नहीं बनता है तो उसकी जो मिनिस्टरशिप है वो चली जाएगी। आगे हमने वेतन भत्ते के बारे में देखा कि इनको वेतन कैसे मिलेंगे, इनका वेतन डिसाइड कौन करेगा, भत्ते कितने मिलेंगे, इन सब बारे में हमने बात की। आर्टिकल जो 76 था उसमें हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल, एजी, कौन, एजी, उनको नियुक्त कौन करता है, उनके कार्य क्या होते हैं, ये सब देखा। आर्टिकल 77 में हमने देखा कि हमारा जो राज्य है उसका कार्य संचालन कैसा होता है, मतलब सरकार का कार्य संचालन कैसा होता है। सारे जो भी कार्य हैं उनका राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है, उनका सत्यापन आवश्यक है, और राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी नियम और कानून बना सकता है जिससे कि राज्य का संचालन बहुत स्मूथ रूप से चले। हमने 78 में देखा कि प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कुछ दायित्व है राष्ट्रपति जी को लेके, उनके कुछ कर्तव्य है। उन कर्तव्य में यह था कि अगर राष्ट्रपति महोदय कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो कि या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस बारे में विचार करना चाह रहा कर रहा करेगा, तो उसकी सबकी सूचना पीएम में वो प्रेसिडेंट को देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? क्योंकि यहाँ पे है प्रेसिडेंट महोदय, बीच में है पीएम, और यहाँ पे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है प्रेसिडेंट की ऑफिस से या प्रेसिडेंट के यहाँ से, उसको पीएम को भेजी जाती है, और पीएम के माध्यम से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जाती है। और अगर प्रेसिडेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रधानमंत्री को बोलेंगे, और प्रधानमंत्री जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेकर और उसको प्रेसिडेंट के यहाँ पहुंचाए। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज काम कर। अगर ये ब्रिज हो गया, अगर मान लो ये ब्रिज टूट जाए तो क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते, त्याग पत्र देते, तो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भंग हो जाएगी। अगर इसमें तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मेंबर, मतलब मिनिस्टर है, अगर वो कोई इस्तीफा दे दे, तो क्या ये कम्युनिकेशन चैनल है वो टूटेगा क्या? नहीं। एक व्यक्ति के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। परंतु अगर पीएम इस्तीफा दे दे तो पूरा का पूरा जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चला जाएगा। तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद है वो ऑटोमेटिकली विघटित हो जाती है। परंतु किसी मंत्री के पद के इस्तीफा देने से या उसके किसी मंत्री के इस्तीफा लेने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हम आज तक देख चुके हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं भाग भाग 5 का ही लेजिस्लेटिव, विधायिका। लेजिस्लेटिव विधायिका का मतलब है कि केंद्र सरकार का वो भाग जो केंद्र के विषयों पर कानून बनाता हो। क्या करता हो? कानून बनाता हो। तो विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। और संघ लेवल पर, यूनियन लेवल पर जो यह काम करती है वो करती है पार्लियामेंट, संसद। तो हम आगे अब पढ़े। तो जो संसद है वो सर्वोच्च कानून बनाने, कानून निर्माता है।
संसदीय सर्वोच्च कानून होता है। अब संसद के दो भाग, संसद के तीन भाग, तीन पार्ट्स। जब हम आर्टिकल 79 को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि संसद में है वो तीन पार्ट्स है। कौन कौन से हैं तीन पार्ट्स? पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। अब क्या आज तक जब हम 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं में जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमारा मोस्टली यही समझ रहती है कि संसद के दो भाग हैं। संसद के दो भाग है, पहला है राज्यसभा या और दूसरा है लोकसभा। परंतु हम राष्ट्रपति को अक्सर भूल जाते हैं या फिर हम ध्यान नहीं रखते। परंतु वास्तव रूप में आर्टिकल 79 यही कहता है कि संसद के तीन भाग है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। अब इनके तीनों के अलग अलग कार्य है। प्रेसिडेंट के क्या कार्य हैं? जैसे विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में प्रेसिडेंट क्या कहते हैं पढ़ते हैं, ये एक इंटीग्रल पार्ट है संसद का, मतलब अभिन्न अंग है, परंतु ये संसद का सदस्य नहीं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं वो कोई एमपी या एमपी नहीं होते, ना तो राज्यसभा के होते ना ही लोकसभा के, ये एमपी नहीं होते, परंतु क्या है हिस्सा होता। दूसरा यह है कि यह सदनों को, दोनों सदनों में पारित विधेयकों की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। देखो समझते हो, क्योंकि जब भी कोई बिल आता है तो बिल आता है राज्यसभा में या लोकसभा में, फिर ये बिल जाता है दूसरे हाउस में, मतलब वही लोकसभा या राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में आ गया, पहले राज्यसभा में पास हो गया तो फिर लोकसभा में जाएगा, अगर पहले लोकसभा में पास हुआ तो फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर दोनों सदनों से पारित होने के बाद में ये प्रेसिडेंट के पास हो जाता है। अगर इस बिल पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, असेंट देते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं, तभी जाके यह बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। अदरवाइज अगर वो अपना डिसेंट दे देते हैं, विदहोल्ड कर देते हैं इसको, तो ये जो बिल है एक्ट नहीं बनता। और जब एक्ट नहीं बनता तो इसका गेजेटेड नोटिफिकेशन नहीं हो पाता, इस पर नियम नहीं बन पाते, कानून, तो ये कानून नहीं बन पाता। तो अगर किसी बिल को, किसी भी कोई कानून बनना है तो उसमें उसके राष्ट्रपति का सहमति होना, असेंट होना आवश्यक है। इसलिए भी जो राष्ट्रपति महोदय वो संसद का एक हिस्सा है। दूसरा क्या है कि संसद में जो दोनों हाउस है उनको, अगर उनको आहुति देनी है या फिर उनका स्थगन करना है तो उसमें कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। सलाह तो कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है, मंत्रिपरिषद सलाह देती है कि कब सदन को बुलाना है, कब सदन को नहीं बुलाना है, सदन का कब विघटन करना है। परंतु सदन की जो आहुति है, दिन आहुति होनी है या फिर जो समन करना है या उसको प्रयोग करना है, वो माननीय प्रेसिडेंट महोदय द्वारा किया जाता है। फिर अगर जैसे लोकसभा है, उसको डिसॉल्व करना है, उसका विघटन करना है, उसको भंग करना है, तो उसका भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और वो भी प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उस पर करते हैं रिकमेंडेशन। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं तभी उसको भंग करते हैं। तीसरा है कि जो प्रेसिडेंट महोदय है वो दोनों हाउसों को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करते हैं मतलब उनमें संबोधन देते हैं, संबोधन, अपना भाषण। भाषण कब कब देते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। मोस्टली जब कोई नई लोकसभा आई हो तब देते हैं, या फिर जो भी वित्तीय वर्ष है उसका प्रथम सत्र स्टार्ट होने वाला है, उसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट महोदय वो भाषण देते हैं, संबोधन करते हैं। इसी के साथ में और क्या है, और यह है कि जो राष्ट्रपति महोदय
वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, हम इसको पहले देख चुके हैं, परंतु थोड़ा और देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब है कि जो आदेश है वो राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया है। वैसे तो कोई आदेश या कोई कानून किसके द्वारा बनना चाहिए, संसद के द्वारा बनना चाहिए, परंतु संसद में अगर कोई भी सत्र कोई भी सदन का सत्र अवेलेबल नहीं है, या लोकसभा नहीं है या फिर राज्यसभा नहीं है, उसका सत्र नहीं चल रहा है, तो उस केस में अगर कोई इमरजेंसी केस है, तो इमरजेंसी केस में क्या है, प्रेसिडेंट महोदय वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है। ये है हमारे राष्ट्रपति महोदय के बारे में मैं बताऊं। अब दूसरा जो हिस्सा है वो है राज्यसभा। राज्यसभा जैसे नाम से चल रहा कि राज्यसभा मतलब राज्यों की एक सभा, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कि राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा नहीं है, परंतु राज्यों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी एक सभा है। तो मतलब क्या हुआ, इसको अन्य नाम से भी बोलते हैं, अपर हाउस। इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब स्टेट का राज्य परिषद के नाम से जाना है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो अ, सदस्य होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि जनता का। अब वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसीलिए इसको राज्यसभा मोस्टली इसलिए बोला जाता है। इसका ओरिजिनल जो संवैधानिक नाम है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्यसभा नाम है वो बाद में जोड़ा गया है। राज्यसभा और जो लोकसभा है नाम है वो बाद में जोड़े गए। संविधान में, ओरिजिनल संविधान में, मूलभूत संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल्स इस नाम थे। जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो बाद में 1954 में एक संविधान संशोधन किया गया, उसके तो जोड़े गए। अब राज्यसभा है, ऐसे ही एक दूसरा सदन है, वो है निचला सदन बोलते हैं उसको। निचला सदन इसलिए बोलते हैं कि वो जनता के करीब है। यहाँ से लोग जो एमपी होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो उसको कहते हैं पीपल्स हाउस ऑफ पीपल्स, मतलब लोकसभा, जनता का, लोगों का जो सदन बोल सकते हैं। अब यहाँ से जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर जो एमपी चुन के जाते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट लोग वोट करते हैं, जैसे हम वोट करते हैं ना हमारे एमपी को, तो वो उसी के अंदर आता है। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, हाँ इसको देखेंगे, तो ये हो गया, हम समझ में आ गए कि पार्लियामेंट है, उसके तीन हिस्सा है। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 है, उसमें संसद के बारे में है कि संसद में तीन हिस्सा है, संसद के तीन हिस्से हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 80 में है, वो है राज्यसभा के बारे में। और आर्टिकल 81 है, वो है अपने लोकसभा के बारे में। अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखें। जो राज्यसभा होती है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो उनको बोलते हैं चेयरपर्सन बोला जाता है। चेयरपर्सन बोले तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरपर्सन होते हैं, उनको सभापति, हिंदी में सभापति होते हैं। और जो राज्यसभा के जो लोग हैं, मैंने पहले भी बताया था कि राज्यसभा में जो लोग होते हैं, एमपी होते हैं, वो राज्यों द्वारा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। राज्यों को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब वो राज्यों की बात कर सकते हैं। उनका मेन मोटिव होता है कि राज्य की जो सरकारें हैं या राज्य है उनकी बातों को
केंद्र सरकार को पहुंचाए, पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व रखे, जिससे कि एक जो फेडरलिज्म है हमारा, संघवाद का सिस्टम है, वो बना रहे। तो जो हमारे राज्यसभा है वो एक संघवाद का भी उदाहरण है। अब जो इनका इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है? क्योंकि हमारे जो राज्य हैं उन राज्यों में असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानमंडल जिसको विधानसभा बोलते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं, एमएलए, उनके द्वारा राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनको चुना जाता है। तो इसलिए इसका जो है इनडायरेक्ट इलेक्टेड बोले जाते हैं। अब सदस्य हो सकते हैं 250, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 मेंबर हो सकते हैं। अब इसमें से भी और बाइफिकेशन है कि 250 तो हो सकते हैं, और क्या नियम है? इसमें से इलेक्टेड मतलब जो स्टेट और यूटी है उनके इलेक्टेड मेंबर कितने हैं? 238 हो सकते हैं, और 12 हो सकते हैं और नॉमिनेटेड है। ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 245 है। हम देखेंगे अभी अगला, जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये 245 क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, मैं अभी बताऊं। उस 245 में से स्टेट और यूटी को कितने हैं? 233 है, और 12 है वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसी प्रकार जो लोकसभा है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष होते हैं, वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है। जबकि यहाँ क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ही है। वही जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे क्या है यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब यहाँ के मेंबर्स कितने हैं? उनका इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्टेड। डायरेक्ट इलेक्टेड का मतलब जनता द्वारा चुने गए, जनता ने सीधा वोट किया। हमारे चुनाव होते हैं एमपीओ, तो इसी के लिए हम चुनाव होते हैं, उनमें हम वोट करने जाते हैं, जनता वोट करने जाती है। तो वो एमपीओ के जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ लोकसभा के लिए होते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं होते। जनता राज्यसभा के लिए वोट नहीं करती। राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो जो भी राज्य है उस राज्य की जो विधानसभा है उसके मेंबर होते हैं एमएलए, उनके द्वारा किया जाता है। हमारे कितने हैं? मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में। उनमें से सारे इलेक्टेड है, अभी इलेक्टेड है। पहले कुछ मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड भी होते थे, परंतु अभी वर्तमान स्थिति है कि सारे 550 के 550 क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। जबकि यहाँ पर हमने देखा था कुछ मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड हुए। अब उसमें से स्टेट्स के हैं 530, 530 स्टेट, और 20 है यूटीज के। मतलब कि 530 एमपी के आएंगे स्टेट से, और 20 एमपी के आएंगे यूटी से। प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है? ये तो मैक्सिमम है, तो प्रेजेंट क्या है? 543 है। अब 543 क्यों है इसका भी मैं आपको बताऊं। स्टेट की कितनी है? 530। यूटीज की कितनी है? 13। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? मतलब वो लोग जिनमें से किसी भी पेरेंट्स साइड, मतलब या तो मदर साइड या फादर साइड, एक पेरेंट्स थे वो ओके असेंस्ट, मतलब जो पूर्वज थे वो अंग्रेजी इंग्लैंड, या अंग्रेजी नहीं बोल सकते उनको, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो इंग्लिश थे, और दूसरे थे वो इंडियन थे। मतलब दो पेरेंट्स हैं, उनमें से एक थे इंग्लिश और वाइट थे, और दूसरे थे इंडियंस, तो उनको बोला जाता एंग्लो इंडियंस। तो उनके लिए पहले क्या है, एंग्लो इंडियंस का
हमारी जो विधानसभा है या फिर संसद है उसमें रिप्रेजेंटेशन पूरा मिले, इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता था लोकसभा में, और स्टेट असेंबली में मतलब विधानसभा में एक का राज्यपाल द्वारा नॉमिनेशन किया जाता था। परंतु जो 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें इस जो प्रोविजन था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इसलिए हमारी जो पहले सिस्टम था उसमें लोकसभा में भी लोग एमपी थे, वो नॉमिनेटेड होते थे, परंतु वर्तमान परिस्थिति में लोकसभा में नॉमिनेटेड नहीं होते। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते। अब हम राज्यसभा और इनकी संरचना थोड़ा डिटेल में देखेंगे संविधान में कैसे। देखो, आर्टिकल 80 है, वो कहती है कि राज्यसभा की संरचना, इसके शब्द राज्यसभा की संरचना। अब राज्यसभा की संरचना इसमें बोला गया कि टोटल मेंबर कितने हैं? 250। उनमें से 12 क्या है? नॉमिनेटेड है। तो 238 क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, और उनमें क्या स्टेट और यूटी के थ्रू आएंगे। परंतु प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? मैंने अभी बताया कि 245 है, तो उसमें 5 कहाँ है? एक्चुअल में क्या है, हमारी जो यूटीज है उनमें कुछ की जनसंख्या बहुत कम है, तो उनको अभी हमने एक की जनसंख्या कम है, मतलब सबको अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रॉपर अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, और उन यूटीज को जनसंख्या कम है, तो इसलिए उनके लिए हमने अभी सीट रिजर्व करके रख रखी है, परंतु वहां से उनको सीट अलोकेट नहीं किया। इसलिए हमारे जो 5 का ये फिगर है वो कम है। तो ये कब होगी? जब इन यूटीज में जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि उनको रिप्रेजेंटेशन दे सके, तो ये 5 सीटें भी हो जाएंगी और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 पहुंच जाएगा। तो ये रीजन है यूटीज में, मतलब 5 का जो डिफरेंस है वो ये इस वजह से। अब जो सीटों का बंटवारा है वो कैसे होगा स्टेट और यूटी में? आर्टिकल जो 80 है उसका सब क्लोज 2 कहता है कि सीटों का बंटवारा होगा 4th शेड्यूल के हिसाब से होगा। 4th शेड्यूल में सीटों का बंटवारा कर रखा है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें रहेंगी। जैसे राजस्थान है, राजस्थान को 10 राज्यसभा सीटें। तो क्या है, 4th शेड्यूल के अनुसार ये बंटवारा है सीटों का। अब उसमें नॉमिनेटेड मेंबर की बात की है आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 में बोला गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाएगा? नामांकित किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। परंतु क्या है इसमें स्पेशल ये है कि जो नॉमिनेशन करे उनको इस फील्ड में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, या फिर इस फील्ड के वो माहिर अच्छे विद्वान होने चाहिए। कौन कौन से? लिटरेचर, साहित्य, आर्ट मतलब कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। इसको हम बोल सकते हैं लास। लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विसेज मतलब क्या है? साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। तो इसको क्या? लास। लास में अगर किसी को ज्ञान, उसको क्या नॉमिनेटेड किया जा सकता है। हाल ही में 4 जो सदस्य थे, 4 राज्यसभा एमपी को माननीय प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड किए गए थे, शायद 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले। तो आपका टास्क ये है कि आप उन 4 का एक बार नाम देखें, कौन कौन और किस किस को किस किस फील्ड से नॉमिनेट किया गया था। इसके साथ में जो आर्टिकल 80 का सब क्लॉज 4 है वो कहता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व है। और राज्यों का प्रतिनिधित्व में कैसा होगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा, कैसे वो सीटें
चुनी जाएंगी, उनका जो एमपी है राज्यसभा के, उनका इलेक्शंस कैसे होंगे। तो इसमें बताया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट असेंबली है, हमारी जो विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य, हालांकि आजकल सभी निर्वाचित होते हैं, पर उनके निर्वाचित सदस्य ही जो राज्यसभा के एमपी है, उनका उनको निर्वाचित कर सकते हैं, उनको उनको चुन सकते हैं, उनको इलेक्ट कर सकते हैं। अब ये चुनाव कैसे होगा? चुनाव होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसमिसिबल वोट। मतलब कि ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए क्या है? PRY STB हमारे था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसमिसिबल वोट। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं कि ये क्या होता है। आगे क्या है? आर्टिकल 80 सब क्लोज 5 में, सब क्लोज 5 में बोलते हैं कि जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा। मतलब उनके यहाँ इलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, उनको कल राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा। तो इस बारे में संविधान ने कुछ प्रावधान नहीं है। संविधान ने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है कि समय के साथ में पार्लियामेंट जो भी नियम बनाएगा, वो नियम यहाँ पर काम करेगा। और इसीलिए अभी हमारे संविधान में क्या नियम है? हमारे संविधान में नियम है कि जो कुछ यूटी है, उनको, जिनमें विधायिका है, उनमें राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। कौन कौन सी है? जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 4 है। दिल्ली है, दिल्ली में 3 सीट है राज्यसभा की। और पुदुचेरी है, पांडिचेरी जिसको बोलते हैं, उसमें 1 सीट है। तो टोटल कितनी हो गई इसकी? यूटीज की हो गई 8 सीट। अभी हम क्या प्रतिनिधित्व दे रहे हैं इनको? 8 सीट का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। कितनी वैकेंट सीट है यूटीज के लिए? 5 और है। तो अभी उनको क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि इतनी जनसंख्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आगे आर्टिकल जो 81 है, 81 उसको। उसमें किस कंपोजिशन है? लोकसभा का कंपोजिशन है कि लोकसभा में क्या क्या है। अब लोकसभा में बताया कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सदस्य? लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 550। 550 कैसे? 530 तो हो सकते हैं स्टेट से, और 20 हो सकते हैं यूटी से। क्या लोकसभा में पूरे के पूरे जो 20 सदस्य है, वो यूटी से आ रहे हैं? क्या यूटी की जो स्ट्रेंथ है नहीं, अभी इसमें कम आ रहा है। इसीलिए हमारी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, वो लोकसभा की कितनी है? 543। तब 7 सीटें अभी यूटीज के लिए खाली है। और वहां पे भी खाली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो कुछ यूटीज में अभी भी मतलब उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है। अब जो आ, लोकसभा के एमपी होते हैं, उनको जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा, जनता उनको वोट करती है, तो उसको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। तो ये संविधान में वर्णित है कि जो स्टेट से एमपी चुने जाएंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। परंतु जो यूटीज के एमपी है, यूटीज को जो रिप्रेजेंटेशन देना है, उसके बारे में संविधान ने क्या बोला है? संविधान ने यही बोला कि जो भी पार्लियामेंट समय के साथ में कानून बनाएगी, वही रहेगा। मतलब संविधान में ये नहीं बोला कि यूटीज के जो एमपी है, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, परंतु समय के साथ में पार्लियामेंट ने इनका भी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान रखा। इससे कि क्या है? समानता बनी रहे, वो देश में क्या रहे? समानता बनी रहे। अब वो जब डायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब जो
सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वही जीतेगा। उसको बोलते हैं साधारण बहुमत सिस्टम। मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वही जीतेगा। जैसा कि नॉर्मल हम देखते हैं हमारे यहाँ एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं तो इसी सिस्टम पर आधारित होते हैं। परंतु हमने देखा कि राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा के एमपीओ के लिए वो सिस्टम नहीं है। उनके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाइज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है। अब दूसरा यह है कि राज्यों को जो सीटें आवंटन है लोकसभा में वो कैसे होगा। राज्यों का जो सीटों का आवंटन है वो लोकसभा में कैसे किया जाए। हालांकि हमने जब इसका देखा राज्यसभा का तो उसमें तो बोल दिया कि फोर्थ शेड्यूल में जो भी सीटें हैं, फोर्थ शेड्यूल में जो भी कर रखा है उसके हिसाब से दिया जाए। परंतु लोकसभा में क्या बोला, लोकसभा में बोला कि प्रोपोर्शनल टू इट्स पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुपात में, क्या जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होगा लोकसभा में। और यही चीज एक हमारे आज के जो वर्तमान की पॉलिटिक्स है उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बन चुकी है। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाती है इसको देखते हैं थोड़ा सा। क्योंकि जो सदर्न स्टेट है, जो दक्षिण भारत के स्टेट है, उनमें जनसंख्या कम कम तो है। दूसरी बात, उन्होंने जनसंख्या का कंट्रोल अच्छे से किया है। अब जब जनसंख्या का कंट्रोल अच्छे से किया तो यहाँ जनसंख्या कम है, तो इस वजह से इनको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा। और जब इनको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा तो इनकी जो पॉलिटिक्स है उसका दबदबा कम होगा पूरे देश में। तो इसलिए दक्षिण भारत के नेता इस क्लॉज को या फिर इस जो है विधान, इसको लेके थोड़े से अपोजिशन में रहते हैं। और हाल ही में जैसे तमिलनाडु का मुद्दा था तो तमिलनाडु ने इसको बहुत जोर शोर से उसको उठाया था। अब ये तो ठीक है कि भाई सीटों का आवंटन होगा किसके साथ, पॉपुलेशन का दायरा, परंतु जो एक राज्य है उसको भी विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई, उनमें बांटा गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं इसको कि एक राज्य राजस्थान, राजस्थान एक राज्य है और इसमें जैसे 25 लोकसभा सीट दी गई राजस्थान। राजस्थान में से कितने लोकसभा में एमपी जाएंगे, 25। तो क्या कैसे चुने हो, इसको चुनने के लिए क्या किया, इस राजस्थान को 25 एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया। और इन 25 में इसका डिवीजन ऐसे किया गया कि रफली, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पर रफली सब में जनसंख्या बराबर सी हो, जिससे क्या है कि 25 के 25 एमपीओ को प्रतिनिधित्व मिले, वो बराबर मिले। इसलिए इनको जो पूरा राज्य था उसको 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी का चुनाव किया गया। जैसे जैसे कि टोंक सवाई माधोपुर है, वहां से एक आता है। करौली धौलपुर है, वहां से एक आता है। दौसा से एक एमपी है और जयपुर ग्रामीण से एक एमपी है। तो ऐसे सबका एक एक ये डिवीजन किया गया। अब ये डिवीजन क्यों किया गया, इस डिवीजन का करने का रीजन ये था कि इसलिए सबको समान प्रतिनिधित्व मिला। ऐसा ना हो कुछ लोगों में, कुछ एमपी बहुत ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हो, कुछ एमपी बहुत कम जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हो। इसको करने के लिए क्या किया, पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट इज रफली यूनिफॉर्म, मतलब प्रत्येक सीट पर जनगणना समान हो, ऐसा एक विभाजन किया गया। अब इसमें एक अपवाद भी है। क्या बात है, जिस स्टेट की जनसंख्या 60 लाख से कम है उसमें ऐसा विभाजन हो जरूरी नहीं। इसके बाद में आर्टिकल जो 81 का सब क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, वो डिफाइन करता है पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, किसमें, जो हमने सब क्लॉज 2 में यूज किए
कौन सी, कि राज्यों की सीटों का आवंटन करना है तो उसमें हम जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या के अनुपात में हम राज्यों को सीटों का आवंटन करेंगे। तो अब वो जनसंख्या कौन सी होगी, क्या करंट ईयर की होगी, भाई जैसे हम 2025 में, तो क्या 2025 की जनसंख्या लेंगे या 24 की लेंगे, या फिर जिस साल चुनाव होना उसकी जनसंख्या लेंगे। तो इस संबंधित संविधान में थोड़ा पॉपुलेशन है जो इसमें यूज किया गया है, जनसंख्या जो शब्द यूज किया गया उसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया। उन्होंने बोला है कि जो भी लास्ट में जनगणना हुई है उसमें प्रकाशित जनगणना को हम जनगणना के रूप में करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से हुआ कि हर बार राज्यों का सीटों का आवंटन है वो जनगणना के बाद में बदलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तो चेंज हो रही है। परंतु मैंने जैसे कि अभी बताया कि साउथ के जो स्टेट है उनकी पॉपुलेशन घट रही है, क्योंकि उन्होंने जो बर्थ कंट्रोल है या फिर जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसको अच्छे से किया, परंतु नॉर्थ में ऐसा अच्छे से नहीं हो पाया। तो इसलिए क्या साउथ को स्टेट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं। तो इसलिए क्या किया गया 1971 में, नहीं सॉरी, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसमें कहा गया कि 2000 तक, क्या 2000 तक जो जनसंख्या है वो 1971 की जनसंख्या को ही खा गई। मतलब 2000 तक जो भी सीटों का निर्धारण होना है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगा। तो इसलिए क्या है, जो साउथ के जो स्टेट थे उनमें जो एक असंतुष्टि असंतुष्टि की जो भावना फैली थी वो दबा दी गई। क्यों, क्योंकि अब सीटें फिक्स हो गई, सीटें बदल नहीं रही है किसी भी स्टेट की। तो इसलिए उनमें थोड़ा सा, अब जब 2000 आया, ये तो बात हो गई 1976 की, और जब 2000 आया तो 2000 में वापस बोला गया कि इस प्रावधान को हम 2026 तक ले जाते हैं, फिर 2026 तक जो जनसंख्या है वो 1971 की ही यूज करनी। तो वर्तमान में जो भी हम जनसंख्या यूज करते हैं, जो सीटों का विभाजन है, वो किसके आधार पे है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर, 1971 की जनसंख्या। तो क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको दिया या कि सीटों का विभाजन, क्या लोकसभा की सीटों का विभाजन पॉपुलेशन के अनुपात में होता है, आपने कहा ठीक है। दूसरा दे दिया जो पॉपुलेशन से तात्पर्य है या फिर सीटों के विभाजन में 2021 की जनगणना की जनगणना है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको उपयोग की जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी भी हम किसकी कर रहे हैं, 1971 की जनगणना को ही हम यूज कर रहे हैं। एक अदर फैक्ट क्या है, अदर फैक्ट ये है कि हाँ, इसमें एक ये है कि ठीक है, पहला जो सब क्लोज था कि भाई के राज्यों की सीटों का आवंटन है वो किसके आधार पर हो गया, 1971 के आधार पर हो। पर मैंने क्या बताया, एक चीज आपको ये भी बताई कि जैसे से राजस्थान, उसमें 25 लोकसभा सीट है। तो राजस्थान को क्या किया, छोटे छोटे 25 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटी। तो ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी राजस्थान के अंदर 25 सीटों में बांटी पूरी जनसंख्या को, इसकी जो जनसंख्या इसकी जो जनसंख्या हमने यूज की वो 2001 वाली। इसी प्रकार जो एस टी एस सी के रिजर्वेशन था ना, कि भाई एस टी को कितना रिजर्वेशन देना है, एस सी को कितना रिजर्वेशन देना है, कौन सी सीट एस टी के लिए रिजर्व रखनी है, कौन सी एस सी के लिए रिजर्व रखनी है, वो भी जो सीट है उसका डिसाइड किया गया था 2001 की जनसंख्या के आधार पर। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं और एक बार डिटेल में बता देता हूँ। देखो पहला काम ये है कि भाई जैसे राज्यों को सीट मिलेगी वो 1971 की जनसंख्या के हिसाब से मिलेगी। जैसे राजस्थान को कितनी सीट मिली, 25। कितनी सीट मिली, 25।
तो इन 25 सीटों में, जो 25 सीट है, इनमें ये किस जनसंख्या का आधार पर राजस्थान की 1971 की। अब राजस्थान के मान लेते हैं 25 सीटों, मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा करके 24 और 25 सीटों। अब इन 25 सीटें हो गई। अब इन 25 सीटों में कितनी जनसंख्या रहेगी, इन 25 सीटों की बाउंड्री क्या रहेगी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री क्या रहेगी, कि भाई जैसे करौली की बात करें, करौली धौलपुर की, तो करौली धौलपुर की जो सीट है उसको मान लेते हैं अपन 5 नंबर मान लेते हैं। 5 नंबर की जो सीट है उसमें करौली धौलपुर आएगा या फिर करौली के साथ में सवाई माधोपुर आएगा, क्या आएगा, इसका जो डिसाइड किया गया वो 2001 की जनगणना के साथ ही साथ में जो ST SC है कि कौन सी सीट ST की होगी, वही करौली धौलपुर की सीट है वो SC की होगी या ST की होगी, या सवाई माधोपुर की सीट है सवाई माधोपुर टोंक की है वो ST की होगी, SC की होगी, जनरल की होगी, OBC की होगी, तो उसका डिसाइड किया गया किसका, 2001 की जनगणना के साथ। मतलब नंबर ऑफ सीट डिसाइड गई 1971 की जनगणना के साथ में, और बाकी के इसको कैसे अरेंजमेंट करना है, कौन सी सीट को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, एक सीट में कितने वोटर्स रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, उसका सारा प्रावधान किया गया 2001 की जनगणना के साथ। ठीक है, अब आया समझ में? ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अदर फैक्टर हम देख रहे थे, ST SC को रिजर्वेशन है। अभी तक क्या है, संविधान में सिर्फ ST SC को लोकसभा और विधानसभा, इसमें लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन दिया गया था वो शुरुआत में 10 साल के लिए दिया गया था, और ये हर साल, हर 10 साल बाद में 10 साल के लिए कंटिन्यूस बढ़ाया जा रहा है। अभी ये जनवरी 1930 तक बढ़ा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104 में संविधान संशोधन, 104 में संविधान संशोधन हाल ही में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या किया गया, एंग्लो इंडियन थे उनका जो नॉमिनेशन था या फिर नो रिजर्वेशन बोल सकते हैं, उसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूट कर दिया। मतलब कि एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन 104 में संविधान संशोधन के तहत नहीं बढ़ाया गया, जबकि क्या कर दिया, ST SC का जो रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा में वो 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। अब एक नया हाल ही में जो कुछ दिन पहले, 1 डेढ़ साल पहले ही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके नेतृत्व में एक नया नारी वंदना एक्ट अधिनियम आया। उसमें क्या प्रावधान है, उसमें वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई। कितना, 1/3, किसमें, लोकसभा और विधानसभा। कब से लागू होगा, 2026 से। क्या सीट फिक्स रहेंगी, नहीं सीट फिक्स नहीं रहेंगी, सीटों का रोटेशन किया जाए। अभी तक इसके बारे में कब होगा, 2026 की जो जनगणना है उसके बाद में जो रिजर्वेशन उसको लागू करने का प्रावधान। अब आगे है डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन है वो आर्टिकल 82 में है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे राजस्थान में सीटें हैं 25 सीट, इन 25 सीटों में से किस सीट को कौन कौन सी कितनी पॉपुलेशन लेनी है, कितना कहाँ करना है, इसको घटाना है बढ़ाना है, इस सब का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीमा है उनका निर्धारण करना होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। क्या करता है ये पुनर्निर्धारण करना, सीमा का पुनर्निर्धारण करता है किसका, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कैसे होता है, क्या इसमें संसद को पावर दी गई, सो दी गई है, संसद को पावर दी गई है संविधान में कि संसद है वो डीलिमिटेशन कमीशन का संबंधित एक्ट लाएगी, और इस एक्ट के थ्रू एक डीलिमिटेशन एक्ट आएगा, इस एक्ट के थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा। और इस कमीशन की नियुक्ति कौन करेगा, सदस्यों की प्रेसिडेंट करेगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा।
तो आए बात समझ कैसा होगा? एक एक्ट आएगा, संसद क्या करेगी? संसद है वो क्या करेगी सर? डिलिमिटेशन करने के लिए, पुनर्निर्धारण करने के लिए सीमाओं का एक एक्ट लाएगी। उस एक्ट में क्या बनेगा? एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। इस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इस कमीशन का कार्य रहेगा कि वो सीमाओं का निर्धारण करे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको कौन सी सीमा देनी है, कितने उसमें वोटर्स रहेंगे, कौन कौन से गांव आएंगे उसमें, इस सब का निर्धारण ये करेगा कौन? डिलिमिटेशन कमीशन। कौन से आर्टिकल में है? ये 82वें आर्टिकल। अब संविधान में बोला गया कि हर जो भी जनगणना होगी, जनगणना के बाद में संसद है वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। क्या बनाएगी? डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। उसके आधार पर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी सीमा का निर्धारण होगा, पुनर्निर्धारण होगा। परंतु हमने देखा 1976 में 42वां संविधान संशोधन था, उसमें क्या कर दिया गया? बोला गया कि जो सीटों की संख्या है वो क्या कर दी? फिक्स कर दी। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन का क्या मतलब? आगे की जो जनगणना होगी तो उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन का क्या मतलब? इसीलिए हमारे यहाँ पर इसको लिमिटेड डी कमीशन जो और डिलिमिटेशन कमीशन है वो बहुत लिमिटेड बने। अब क्या है, कब कब इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया 1976 का जो संविधान संशोधन था 42 में, उसमें क्या कर दिया कि लोकसभा की सीटों को फिक्स कर दिया, चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी, मतलब फिक्स हो गई। अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी फौज कर दी कि भाई ये फिक्स है, इस इलाका में ये सीट रहेगी। किस बेसिस पे की गई है? 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। कब तक कर दी गई? 2000 तक कर दी गई। फिर 2001 में वापस क्या किया? एक 84वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या कहा? उसमें क्या कि सीट है, जो स्टेट की सीट है वो तो फिक्स रहेंगी, मतलब जो स्टेट की सीट्स मिल रही थी वो 1971 के हिसाब से ही मिलती रहेंगी। परंतु विद इन स्टेट के अंदर जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको एडजस्टमेंट किया जाता है, उनको सीमा की घटाई बढ़ाई जा सकती है। ST SC की जो सीटें फिक्स थी उनको चेंज किया जा सकता है। वो कौन सी जनगणना के आधार पर? 2001 की जनगणना के आधार पर, सॉरी यहाँ पर 1991 की जनगणना के आधार पर बोला गया। फिर 2003 में एक संविधान संशोधन आया 87 में, उसमें बोला कि स्टेट की सीट फिक्स रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। परंतु जो डिलिमिटेशन है, जो रीएडजस्टमेंट और रेशनलाइजेशन है, वो किसके आधार पर हो सकता है? 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारा डिलिमिटेशन कमीशन की कि कैसे 1976 में क्या हुआ था, 1971 की जनगणना हम क्यों यूज करते हैं, और 2001 में क्या है, 2003 में क्या हुआ। इसके बाद में क्या है कि अभी तक डिलिमिटेशन कितने का, क्योंकि 1976 के बाद में तो फ्रीज है, 1976 के बाद में तो बन नहीं रहा है, और बनना है उसको देखेंगे। तो अब तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने? अभी तक 4। कौन कौन से हैं? देखो, 1951 की जनगणना हुई, 1961 की जनगणना हुई, 1971 की जनगणना हुई, और 1981 की जनगणना। देखो, फ्रीज कहाँ पे हो गई? 1976 में फ्रीज कर दिया, तो मतलब इन 3 जनगणनाओं के बाद में तो बने। 1952 में बना, 1951 की जनगणना के साथ। 1961 में बना, 1963 में बना, 1961 की जनगणना के अनुसार। 1973 में बना, 1971 की जनगणना के अनुसार। 1976 में फ्रीज हो गया, तो फिर 1981 91 इनके बाद में नहीं। फिर क्या हुआ? 2002 में एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो रीएडजस्टमेंट और रेशनलाइजेशन है, मतलब वो करना कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से है ना, तो उनको वापस एडजस्ट करना, और ST SC की जो सीट्स है उनको रिजर्व करना। इसके लिए 2002 में बना है। इसलिए अभी तक कितने बने हैं टोटल?
डिलिमिटेशन कमीशन 4 बने। हम ये बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में, इसके बारे में, लोकसभा के बारे में, मतलब संसद के बारे में। स्टेट लेवल पर डिलिमिटेशन कमीशन और भी बने, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए बना था और अन्य स्टेट के लिए बन रहे हैं। परंतु हम इसकी बात कर रहे हैं अभी अभी हम कहते हैं लोकसभा को, मतलब संसद में जो लोकसभा है उसमें कैसे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए, कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, कौन सी सीट रिजर्व रहेगी, उन सब के बारे में ये देखा। अब है आर्टिकल 83 में क्या रहा कि संसद के सदनों की अवधि कितनी हो। देखो सीधा सा है, हमारा जो राज्यसभा है वो परमानेंट है, तो इसको डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब कि ये विघटित नहीं हो सकती, सदा चलती रहे। अब इसके मेंबर्स का कितना कार्यकाल रहेगा, राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना रहेगा, तो संविधान कहता है कि राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है। क्या राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, परंतु संविधान मेंबर्स जो राज्यसभा के एमपी है उनका कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में पार्लियामेंट में छोड़ देता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट में संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा कथन सत्य है। पहले लग सकता है कि संविधान में वर्णित है कि राज्यसभा के मेंबर्स है उनकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान में यह वर्णित नहीं है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तो हमें पता है, हम पढ़ते हैं कि सब 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, इसको गलत कर देंगे क्योंकि संविधान में वर्णित नहीं है। क्या संविधान ने क्या बोला है, संविधान ने बोला कि पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी, तो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि ये राज्यसभा के जो एमपी है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। अब ये किस एक्ट के डिसाइड किया गया है, आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके अंदर यह डिसाइड किया गया कि राज्यसभा के सदस्य हैं उनका सेवावधि कितना होगा, 6 वर्ष का होगा। अगर 6 वर्ष का होगा, परमानेंट हाउस है, तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि परमानेंट हाउस में सारे सदस्य वो एक साथ तो जा नहीं सकते। तो क्या हुआ उस केसेस में, क्या कि जो एक 1/3 मेंबर है वो हर 2 साल बाद में रिटायर होते जाएंगे, तो 2/3 मेंबर क्या है, वो सदस्य में बने रहेंगे, जो सदन है उसमें बने रहेंगे, तो सदन क्या है, सदैव बना रहेगा, परमानेंट हाउस रहे। तो क्या है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके सदस्य सेवानिवृत्त होते रहेंगे हर 2 साल। अब लोकसभा है, लोकसभा के जो लोकसभा का टेन्यूर और मेंबर्स का टेन्यूर होता है वो 5 साल होता है, किस दिन से, जिस दिन से फर्स्ट मीटिंग होती है नई लोकसभा। अगर इमरजेंसी है उस केस में क्या है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ाया जा सकता है। ये कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, ये कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, हम इमरजेंसी में पढ़ेंगे फिर, ये कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। परंतु जब इमरजेंसी हट जाएगी तो उसके विद इन 6 मंथ में आपको चुनाव करवाने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया संसद के सदनों की अवधि, मतलब उनका कार्यकाल कितने टाइम का रहेगा, कितने टाइम का नहीं रहेगा। अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो क्या देख सकते हैं, हम इसको शॉर्ट में देख सकते हैं कि भाई राज्यसभा वो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, इसके जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 साल का रहेगा। नहीं, जो लोकसभा है वो 5 साल का, मतलब उस लोकसभा भी होती है वो 5 साल की होती है, और जो उसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब कि इमरजेंसी लगी हुई है, तो उस केस में 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है एट ए टाइम। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, अनंत टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु जैसे ही इमरजेंसी एंड होगी तो विद इन 6 मंथ क्या होनी चाहिए, प्री सिलेक्शन होंगे। ठीक है, आर्टिकल 84 में कहा है कि एमपी बनने की जो संसद के सदस्य है, मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, एमपी बनेगा, तो चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए।
पहली चीज क्या है, बात का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि चुनाव आयोग द्वारा तीसरी अनुसूची है, उसमें एक शपथ का प्रावधान है। हमने देखा था तीसरे थर्ड शेड्यूल में, वहां पर शपथ का प्रावधान है। उस शपथ के प्रावधान से वो चुनाव आयोग के जाके या फिर चुनाव आयोग के अधिकृत व्यक्ति के सामने वो शपथ लेगा। पहला क्या बात का नागरिक होना चाहिए, दूसरा तीसरे अनुसूची के अनुसार उसने शपथ ग्रहण की होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु में क्या है, न्यूनतम आयु में बोला गया है कि राज्यसभा के लिए कितनी है, 30 वर्ष, मतलब कम से कम 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है। अन्य योग्यता क्या है, अन्य योग्यता में बोला गया कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, समय समय पर अगर संसद कोई नया कानून बनाती है तो वो योग्यता भी आवश्यक होना जरूरी है। जैसे कि आरपी एक्ट 1950 और आरपी एक्ट 1950, उसमें ये प्रावधान है, कुछ प्रावधान से तो उनको भी मानना आवश्यक है। अब है आर्टिकल 85। 85 में कहा है कि संसद सत्र का बुलाना, उसका स्थगन करना, उसका भंग करना, क्या पार्लियामेंट को, सेशन को समन करना, कितने सेशंस होंगे, कितने समन होगा, उसका स्थगन कैसे होगा, कौन करेगा और भंग कौन करेगा। तो इसमें बताया कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को बुलाते, उनका समन करते, आहूत करते, उसको हम क्या कहते हैं, आहूत मतलब बुला। और एक बात यहां बोली गई है आर्टिकल 85 के, इंपॉर्टेंट है कि दो सदनों के बीच में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, दो सदनों के बीच में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होगा। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अपने जो संसद सत्र कितने आवश्यक है, कम से कम 2 आवश्यक। क्यों, क्योंकि 2 के बीच में 6 महीने से अधिक गैप नहीं हो सकता। तो अभी हमारे यहाँ पर कितनी संसद सत्र चलते हैं, 3। कौन कौन से चलते हैं, एक तो बजट सत्र आता है, एक मानसून सत्र आता है, फिर एक शीतकालीन सत्र। तो कितने मिनिमम जरूरी है, मिनिमम 2 जरूरी है। लिखा ये नहीं है कि मिनिमम 2 होना चाहिए या मिनिमम 3 होना चाहिए। लिखा क्या है, लिखा ये है कि 6 महीने से अधिक अंतर 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी समय दोनों सदनों या किसी एक सदन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, प्रोरोग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हालांकि ये जो कार्य है वो किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का की रिकमेंडेशन के साथ करेंगे, कौन, राष्ट्रपति जी करेंगे। अब आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति हैं वो संसद को संदेश भेज सकते हैं या उनको संबोधन का अधिकार है, वो संबोधित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है, एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। मोस्टली कब संबोधित करते हैं, संबोधन करने के, एक तो पहला ये होता है कि जब नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है और उसका प्रथम सत्र होता है, तो तब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। दूसरा कब करते हैं, दूसरा ये कि हर वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ये प्रथम बैठक या सत्र या बैठक को संबोधित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में क्या, राष्ट्रपति जी अन्य और संदेश भी किसको भेज सकते हैं, जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसको भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है और आगे हम मिलते हैं, जैसे कि आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 87 के ऑनवर्ड मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। थैंक यू।